Good morning, student. Today we are starting page number 93, chapter 6, International Organization. Topic is India and the UN reforms. जो यूएन में जो सुधार है, रिफॉर्म करनी है, उसमें इंडिया का क्या कनेक्शन है. इंडिया हैज़ सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स. इंडिया ने भी जो यूएन के स्ट्रक्चर में जो रिफॉर्म का जो इशू रेज हुआ था उसको सपोर्ट किया कि कई ग्राउंड में इंडिया इस पे एग्री था कि यूएन में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. इट बिलीव्स दैट अ स्ट्रेंथ एंड रिविटालाइज यूएन इज डिस्क्राइब इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. कि अगर उसके स्ट्रक्चर में यूएन के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म होता है तो ये चेंजिंग वर्ल्ड में और ये चेंजिंग वर्ल्ड में डिजायरेबल है. इंडिया आल्सो सपोर्ट्स एन इन्हांस्ड रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. इंडिया ने हमेशा जो यूएन के डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उसमें कोऑपरेट किया और उनको प्रमोट किया है. इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू यूएन्स एजेंडा एट इट इज़ अ वाइटल प्री-कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जो यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव है पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंडिया मानता है कि उस यूएन के ये जो मेन एजेंडा है इसको इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट है वन ऑफ इंडियाज़ मेजर कंसर्न हैज़ बीन कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. जो इंडिया का जो मेजर कंसर्न है वो किससे है? सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन से है. विच हैज़ डिमांड लार्जली स्टैटिक वाइल द यूएस जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज़ एक्सपेंडेड कंसिडरेबली. जहाँ पर भी ये डिमांड है कि जो जनरल असेंबली की जो मेंबरशिप है वो एक्सपेंड होनी चाहिए. इंडिया कंसिडर दैट दिस हैज़ हार्म द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. इट आल्सो आर्ग्यूड दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर रिप्रेजेंटेशन. इंडिया का ये आर्गूमेंट है कि जैसे इसकी मेंबरशिप एक्सपेंड होगी तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा. विल इंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी. जो वर्ल्ड कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक्सपेंड होगा. We should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965. इससे पहले जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप थी वो 1965 में इंक्रीज हुई थी. कि पहले ये 11 थी फिर ये 15 हो गई थी. बट देयर वाज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर. बट जो परमानेंट मेंबर है उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं थी. वो 5 ही थे और अब भी वो 5 ही है. Since then the size of council has remained stationary. जब से 1965 के बाद जो काउंसिल है वो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. The fact remains that the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries. कि अब जो जनरल असेंबली है यूएन की उसका जो फोकस है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होना चाहिए. देयरफॉर इंडिया आर्ग्यूज दैट दे शुड आल्सो हैव अ रोल in shaping the decision in the Security Council which affect them. नेक्स्ट ये जो WTO ये कल के वीडियो में एक्सप्लेन हो गया था. नेक्स्ट है इंडिया सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स. जो इंडिया है वो किसको सपोर्ट करता है कि परमानेंट एंड नॉन परमानेंट दोनों जो मेंबरशिप है उसमें इंक्रीजमेंट होनी चाहिए. इट्स representatives have argued that the activities of the Security Council have greatly expanded in the past few years. The success of the Security Council actions depends upon the political support of the international community. Any plan for restructuring of the Security Council should therefore be broad based. कोई भी प्लान हो सिक्योरिटी काउंसिल का रिस्ट्रक्चर के बारे में उसका जो बेस है वो ब्रॉड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज़ इन इट. कि सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ होने चाहिए एज अ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर. एट प्रेजेंट वहाँ पर जो है वो सब डेवलप कंट्रीज़ ऑलमोस्ट डेवलप कंट्रीज़ है. इनकी जगह डेवलपिंग कंट्रीज़ को मेंबरशिप
अचीव होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंट्री को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। Not surprisingly, India itself also wishes to be a permanent member in a restructured UN। और ये भी इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंडिया खुद भी एक परमानेंट मेंबरशिप के लिए विलिंग है। इंडिया इज़ द सेकेंड, इसके लिए इंडिया के पास आर्गूमेंट है कि इन हाउ इंडिया इज़ एलिजिबल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनओ। फर्स्ट है इंडिया जो है फर्स्ट इन सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का आफ्टर चाइना। एंड अगर इंडिया को मेंबरशिप मिलती है, परमानेंट मेंबरशिप मिलती है, तो वो ज़्यादा वर्ल्ड के पीपल को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर सकता है। मोर ओवर इंडिया इज़ आल्सो द लार्ज। सेकंड जो आर्गूमेंट है वो है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल इनिशिएटिव्स ऑफ यूएन। थर्ड आर्गूमेंट है कि इंडिया ने हमेशा यूएन के जो भी अभी इनिशिएटिव्स है उसमें उन सभी इनिशिएटिव्स में फुल एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट किया है। इट्स रोल इन द पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज और अदर थिंग्स दैट इट डिफ़िकल्टीज एफर्ट्स इज़ अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। जो इंडिया का जो रोल है पीस कीपिंग में, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। अभी जो इंडिया ने जो एफर्ट किया पीस कीपिंग के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। दी कंट्रीज़ नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है इंडिया के फेवर में जो जाता है वो है इन कंट्रीज इकोनॉमिक एमरजेंस। नो डाउट कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया और ये वर्ल्ड स्टेज पर एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर इसका जो एमरजेंस है वो हो गया है। द कंट्रीज इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज़ अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज नेक्स्ट इंडियाज़ क्लेम टू अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। ये सारे जो फैक्टर अभी जो आए हैं वो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में एलिजिबल कंट्री बनाते हैं। इंडिया हैज़ आल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है कि इंडिया यूएनओ में एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर कंट्री रहा है एंड नेवर फ्लेटेड ऑन इट्स पेमेंट। और कभी भी इंडिया ने अपनी जो पेमेंट है उसमें लेट नहीं किया है या उसको कभी भी स्टॉप नहीं किया है। इंडिया इज़ अवेयर दैट permanent membership of the Security Council also has symbolic importance. It signifies a country's growing importance in world affairs. इंडिया इसमें बिलीव करता है कि ये जो परमानेंट मेंबरशिप है वो जिस कंट्री को भी मिलती है उस कंट्री की वर्ल्ड अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंस है वो ग्रो हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस ग्रेटेस्ट स्टेटस इन एन एडवांटेज टू अ कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। द रेपुटेशन ऑफ बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। कि जैसे कंट्री की पावर या रेपुटेशन इंक्रीज होती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसी के अकॉर्डिंग वो भी इंक्रीज होती है। Despite India's wish to be a permanent veto-wielding member of the UNO, some countries question its inclusion। इंडिया की इस विश के लिए कि वो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो विल्डिंग मेंबर या वीटो विल्डिंग कंट्री जो बनना चाह रहा है, इसके लिए जो अदर कंट्री के जो क्वेश्चन है वो भी राइज हुए हैं। सबसे जो फर्स्ट है वो है हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के बारे में। नेबरिंग पाकिस्तान विद विच इंडिया हैज़ ट्रबल्ड रिलेशंस, जिसके साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो ट्रबलफुल है, इज़ नॉट द ओनली कंट्री दैट इज़ रेलुकेंट टू सी इंडिया बिकम अ परमानेंट वीटो मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये ओनली पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री नहीं है जो इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं देखना चाहता। सम कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल, इसके अलावा भी कुछ कंट्री है फॉर एग्जांपल आर कंसर्न अबाउट इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज़। अदर थिंग दैट कुछ कंट्री सोचते हैं इट्स डिफ़िकल्टीज़ विद पाकिस्तान विल मेक इंडियाज़ इनफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबरशिप। की जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो इंडिया को इनफेक्टिव बनाती है एज अ परमानेंट मेंबर। Yet others feel that if India is included, then other emerging powers will have to be accommodated, such as Brazil, Germany, Japan,
अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए एलिजिबल किया जाता है तो इंडिया जैसे जो अदर डेवलपिंग कंट्री है जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, whom they अपोज, ये जब सब सारे कंट्री भी परमानेंट मेंबरशिप के लिए कॉम्पिटिटर है इंडिया के. There are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership, since those are only the continents not to have representation in the present structure. as well as इंडिया के अपोजिशन में एक ये भी आर्गूमेंट आया है कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो ये कॉन्टिनेंट है यहाँ से अब कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है. अगर इन कॉन्टिनेंट में किसी को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलती है देन कि इन कॉन्टिनेंट को भी यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा. प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा. गिवन दिस कंसर्न इट मे नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया और एनीवन एल्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन इन नियर फ्यूचर. इन सारे कंसर्न में अगर हम देखें तो ये क्लियर शो हो रहा है कि इंडिया के लिए या अदर किसी भी कंट्री के लिए यूएन की परमानेंट मेंबरशिप अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. नेक्स्ट है द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, कि यूनिपोलर वर्ल्ड में इन यूएन का क्या रोल है. Among the concern about the reform and restructuring of the UN has been the hope some countries that change could help the UN cope better with the unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. After the disintegration of USSR, US was the most powerful country without any serious rivals. In this condition, can the UN serve as a balance against US dominance? क्या UN US के डोमिनेंस में बैलेंस सर्व कर सकता है? Can it help maintain a dialogue between the rest of the world and the US and the prevent America from doing whatever it wants? क्या ये US को रोक सकता है कि वो जो चाहता है वो ना कर सके? US पावर कैन नॉट बी इजली चेक. US की पावर को इजली चेक नहीं किया जा सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द डिसअपेरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन द US स्टैंड्स एज द ओनली सुपर पावर. की USSR की डिसअपेरेंस के कारण जो US है वो ओनली सुपर पावर स्टैंड हो गया. इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर द UN और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एंड USA की जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है वो उसको अलाउ करती है वो किसी भी इंटर ऑर्गेनाइजेशन के सामने किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंट्री को इग्नोर कर सकता है. सेकेंडली, within the UN, the influence of the US is considerable as the single largest contributor of UN. क्योंकि US UNO का सबसे बड़ा जो contributor country है. The US has unmatched financial power because US की जो financial power है वो unmatched है, वो किसी country से भी match नहीं करती. The fact that UN is physically located within the US territory gives Washington additional source of influence. UNO भी physically US territory में ही located है. वाशिंगटन इसको एक एडिशनल जो इन्फ्लुएंस है वो प्रोवाइड करवाता है. द US आल्सो हैज़ वेरी नेशनल्स इन UN ब्यूरोक्रेसी. और UN की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी जो US के जो सिटीजन्स हैं वही वर्किंग में है. इन एडिशन विद इट्स वेट ऑफ पावर द US कैन स्टॉप एनी मूव्स दैट इट फाइंड्स अनोइंग और डैमेजिंग इन इट्स इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फ्रेंड एंड एलिज. और एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNO US किसी भी ऐसे मूव को ऐसी एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता है जो कि उसके लिए जो उसके किसी इंटरेस्ट को डैमेज करती है या उसके किसी फ्रेंड कंट्री के इंटरेस्ट को डैमेज करती है या उसका कोई जो एलीज कंट्रीज़ है उसके इंटरेस्ट को डैमेज कर सकती है. द पावर ऑफ द US एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंश्योर दैट Washington has a considerable degree of say in the choice of Secretary General of the UN. और
यूएन के सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन में भी जो यूएस है उसका उसकी जो सेइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। द यूएस कैन एंड डज यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू रिड्यूस अपोजिशन टू इट्स पॉलिसीज। द यूएन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominate, the UN can and has served to bring the US and rest of the world into discussion over various इशू। इस इतने पावरफुल होने के बाद भी जो यूएन है वो यूएस को वेरियस इशू के लिए वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ जो डिस्कशन के लिए उसको बुला सकता है। ये डिस्कशन के लिए यूएस को इनकरेज कर सकता है। US leaders, in spite of their frequent criticism of UN, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social economic development. As for the rest of the world, the UN provides an arena in which it is possible to modify US attitude and policy. और पूरे वर्ल्ड के साथ जो यूएन है वो एक ऐसा जो एरिना या ऐसा जो स्टेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ यूएस का जो एटीट्यूड एंड पॉलिसीज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है। वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ रेयरली यूनाइटेड अगेंस्ट वाशिंगटन। नहीं तो कभी भी कोई भी वर्ल्ड के कंट्रीज वाशिंगटन के अगेंस्ट में कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकते। And while it is virtually impossible to balance US power, the UN does provide a space within which argument against specific US attitudes and policies are hard and compromises and concession can be shaped. यहाँ ये आपका एक और दिया हुआ है ह्यूमन राइट वॉच, ये भी कल रीड हो गया था। नेक्स्ट है द यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी। यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है वो हमें ये बताते हैं कि यूएस को जो यूएन है वो यूएस को कहीं ना कहीं कंट्रोल यानी यूएस की पावर को जो बैलेंस में है वो कर सकता है। यूएन इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। अगर हम यूएन को अभी जो इसको अगर इनफेक्टिवली मानते हैं तब हमें देखना होगा कि अगर हम इसको अब ख़त्म कर देते हैं तो जो वर्ल्ड है उसकी जो हालत होगी वो कैसी होगी। गिवन द ग्रोइंग कंसेशन एंड लिंक्स बिटवीन सोसाइटीज एंड इश्यूज व्हाट आर ऑफन कॉल इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि आज वर्ड क्या हो गया इंटरडिपेंडेंस बन गया। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो 7 बिलियन जो हमारी आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इनको डिसाइड करना है कि वो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बिना किस तरह से इकट्ठे रह सकते हैं। सच एज द यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन को अगर आज हम अबॉलिश कर देते हैं तो उसके बिना ये 7 बिलियन पीपल किस तरह से टुगेदर रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू इंक्रीज प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो कंट्री की जो इंटरडिपेंडेंस है उसको इंक्रीज़ कर रही है। एंड देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूएन विल ओनली इंक्रीज़, और इसी के साथ साथ जो यूएन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। पीपल एंड गवर्नमेंट will have to find ways of supporting the using the UN and other international organization in ways that they are consistent with their own interest and the interest of the international community more broadly। कि अब वो जो कंट्रीज़ है यानी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है वो यूएन को इस तरह से यूज़ कर रहा है कि वो अपने जो इंटरेस्ट है वो उसके बेस में अपने जो इंटरेस्ट है या अपने जो बेनिफिट्स है वो उसको अचीव कर सके। ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया आपका। कल आपको इसकी जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। ये जो वीडियो सुने और ये चैप्टर एक बार फिर से रीड करें। ऑफलाइन क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, एक बार सेल्फ स्टडी ज़रूर करें इस चैप्टर की। उसके बाद फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन, पैसेज क्वेश्चंस एंड कार्टून क्वेश्चन भी करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।